हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम द पंडित्स का फ्री वीकली लाइव मॉक टेस्ट जो कि सैटरडे संडे को लाइव होता है उसे डिस्कस करेंगे। मॉक नंबर 4 है ये। सीजीएल 2025 प्री के लिए ये मॉक्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 6 बढ़िया सवाल पिक किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि 50% से कम जो सवाल किए गए हैं बच्चों द्वारा वो सवाल को मैं बेस्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल रहे हैं, गुड क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल रहे हैं। ठीक है, आज ये सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे। बाकी प्रीवियस ईयर की जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स की आप तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश की कर रहे हो, रीजनिंग की कर रहे हो, जीके की कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताब से करना। चैप्टर वाइज का रीजन क्या रहता है भाई, ताकि जो चैप्टर आपने पढ़ा आप उसी को कर सकें। ठीक है, तो उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी। किरण की किताब में ये सारे ही सवाल टाइपाइज फॉर्मेट में है और लास्ट 4 से 5 साल के टीसीएस के क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो आप किरण की किताब ले सकते हो। काफी सारे टॉपर्स आपने देखा होगा इसे रिकमेंड करते हैं। ठीक, आ जाइए। तो बिना विलंब के आ जाते हैं अब सवाल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्या कह रहा है, जब हम किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं 176 से तो रिमाइंडर आता है 158। तो बताइए उसी संख्या को 11 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। बहुत फटाक से कर सकते हैं कि भाई 158 को डिवाइड कर लो 11 से। 11 1 11, 48, 11 4 44, 4 बज गया, ये आंसर है। थोड़ा सा बेसिक भी डिस्कस कर ले। ऐसा होता क्यों है, एक छोटी सी बात समझना। जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मेट में आएगा कि किसी एक संख्या से डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर है, तो इससे डिवाइड करने पर कितना। तो ये जो नंबर होगा ना, ये इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, यानी इससे आप इसे कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो। ऐसे ही सवाल आएगा। दूसरे केस में हम सवाल को नहीं कर सकते। मतलब मैंने यहां पर कह दिया 79 और यहां पर कह दिया 13 से 79 डिवाइड नहीं होता, वो सवाल पूछ नहीं सकता है। ऐसे सवाल में हम बता नहीं सकते, है ना। हो सकता है कल को आ जाए कांट बी डिटरमाइंड, है ना, तो वो कब हो सकता है, जब इससे ये ना कटे, इन केस। अब ऐसा होता क्यों है समझो। मैंने माना कोई भी एक नंबर था, उस नंबर को मैंने 176 से डिवाइड किया, तो यानी 176 से कितनी बार गया होगा, मान लो कंप्लीटली x बार गया, तो ये आ गया प्लस 158 हमारा रिमाइंडर बचा, यानी मेरी जो संख्या है वो ये है। ठीक, तो जब मैं उसे 11 से डिवाइड करूंगा, यानी पूरी संख्या को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब इसको 11 से डिवाइड कर लो और इसको भी 11 से डिवाइड कर लो। तो यानी ये तो डिपेंड करेगा x की वैल्यू कितनी है। यहां नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 11 इसको पूरा काट रहा होगा, तो x की वैल्यू कुछ भी हो, ये संख्या तो पूरी 11 से कट ही जाएगी, इसलिए ऐसा दिया जाता है। और हम केवल इसको चेक करते हैं, अगर यहां पर 79 हो जाए और यहां 13 हो जाए तो ये वाली वैल्यू डिवाइड होगी 13 से या नहीं होगी, वो x पर डिपेंड करने लगेगा, इसलिए वो नहीं पूछेगा। बाई चांस इस सेशन को देख के एग्जामिनर पूछ भी ले, है ना भाई। देखो एग्जामिनर खूब दिमाग लगा सकता, तो वो कहेगा यार बच्चों को फंसाते हैं, एक ऑप्शन चुपचाप देते हैं, कांट बी डिटरमाइंड, है ना, तो और उसके बाद 4 भी दे दो, बच्चा केवल डिवाइड कर ले। तो जब कुछ अलग सा ऑप्शन होता है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। ठीक, आ जाइए। इस सवाल को 33% ने किया है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। अब जहां पे इक्वेशन बनानी है, सवाल नया आ जाए, जहां समझना पड़ रहा है वहीं पर बैंड बज जा रही है ना। नया सवाल, हम उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे। क्या था भाई सवाल में, कह रहा रौनक जो है जॉग करता है एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग। तो जॉग करने की जो स्पीड है वो वॉकिंग का डबल है। ठीक है भाई, और बताओ। एंड रन्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ जॉगिंग, और भागता है जॉगिंग की डबल स्पीड से, तो ये हो गया 4। ठीक है, फ्रॉम हर होम, अच्छा रौनक लड़की है, अच्छा यहीं पर तो डाउट नहीं आ गया आपको, है। तो फ्रॉम हर होम टू ऑफिस ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय वॉकिंग एंड रेस्ट बाय जॉगिंग। तो यार यहां से होम से ऑफिस जा रहा है या होम कहीं से भी, होम से ऑफिस जो है वो हाफ डिस्टेंस जा रहा है, कैसे, वॉकिंग करके, और बाकी रेस्ट जो है वो जॉगिंग करके जा रहा है। जे होता क्या है, फ्रॉम हर ऑफिस टू होम शी कवर्स, फिर हाफ द डिस्टेंस जॉगिंग, फिर आधा जो है वो जॉगिंग करके आती है और रिमेनिंग जो है रनिंग करके आती है। ठीक है, व्हाट इज हर एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इन अ कंप्लीट राउंड फ्रॉम हर होम टू ऑफिस एंड बैक। तो जाने आने की एवरेज स्पीड पूछ रहा है और घर से ऑफिस की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो 20 जाना और 20 आना, तो टोटल डिस्टेंस तो मुझे 40 पता चल गया, अपॉन टोटल टाइम। उसने कहा है वॉकिंग की स्पीड 5 है, तो वॉकिंग की स्पीड 5 है, तो जॉगिंग की 10 हो गई और रनिंग की 20। अब कौन नहीं कर सकता, सब कर जाएंगे। ये टोटल डिस्टेंस 20 यानी 10 10 हो गया, यानी 10 को वॉकिंग करके ट्रेवल करेंगे तो 10 अपॉन 5 तो 2 हो गया, प्लस
10 जॉगिंग, फिर से 10 जॉगिंग तो मैं सीधे 20 अपॉन जॉगिंग की स्पीड 10 कर सकता हूँ, प्लस 10 रनिंग तो 10 डिवाइडेड बाई 20, तो ये कितना हो गया 2 + 2 4, 4.5, तो 40 अपॉन 4.5 और पॉइंट का ऊपर 10 लिख देते हैं, तो 9 से 5 से गया 9 बार, 5 से गया ये 8 बार, 80/9 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जब भी आप सवाल पढ़ते हो आपको ये पढ़ते ही समझ में आ गया बाई चांस कि यार ये थोड़ा सा ट्रिकी है, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लग रहा है हाँ यार थोड़ा सा ट्रिकी है, छोड़ो आगे बढ़ो, बाद में देख लेंगे, ठीक। ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ए बी सी जो है काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ए और बी अलग अलग काम को 45 दिन में कर सकते हैं, यानी ए भी 45 डेज में कर सकता है और बी भी 45 डेज में कर सकता है, तो सी अकेला काम को कितने दिन में कर जाएगा। एलसीएम आ गया 45, 15 3 जा 45 1 जा 45 1 जा, ए बी की वैल्यू 1 1 है तो सी की वैल्यू भी 1, तो 45 ही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर 10 अल्फा की वैल्यू 7 है तो बताइए सेक अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी। सभी जानते हो आइडेंटिटी तो एटलीस्ट याद रखनी, 3 आइडेंटिटी होती है, तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस में 7 का स्क्वायर यानी कि 49 यानी 50 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो आप रूट ले लोगे तो ये आ गया सेक 50 का रूट यानी 25 इंटू में 2 50 यानी कि 5√2। एक तरीका तो ये हो गया। बाई चांस वैसे ऐसा देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ चीजें बेसिक होती है जो आपको याद रहनी चाहिए, जैसे थीटा की वैल्यू एटलीस्ट याद रखो, सारे कन्वर्जन है ना कि कब 90 माइनस थीटा कितना होता है, 180 माइनस थीटा कितना होता है वो याद रखो, कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो, और ये 3 आइडेंटिटीज एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए। बाई चांस अगर भूल जाते हो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 10 अल्फा, अल्फा 10 थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7 का स्क्वायर 49 + 1 50, तो हो गया आपका √50, ठीक है। उसने पूछा था सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी h अपॉन में b, फिर स्क्वायर है तो √50, ऐसे भी कर सकते हो, बट आइडेंटिटी तीनों याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, एन आयरन बॉल इज टू बी मेड विद इनर रेडियस ऑफ 4 यूनिट और आउटर रेडियस 5 यूनिट, तो बताइए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है बॉल बनाने में। देखो इसका मतलब ये एक हॉलो बॉल हो गई, तो जब हॉलो बॉल है यानी कि जो लोहा या जो भी चीज से बन रही है वो कहाँ पर होगा, इस वाले पार्ट पर होगा ना, इतना ही तो का बीच में तो खाली है, आउटर रेडियस है और इनर रेडियस है, ठीक है। तो यानी कि जो वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ये वाला आइटम जो है इसकी वॉल्यूम बता दो, यानी बड़ा माइनस छोटा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा, ऑप्शन पाई में है तो पाई को ऐसे ही लिखो, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो 5 का क्यूब हो गया आपका 125, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 - 4 = 1 और ये आ गया आपका 6, तो कट रहा है नहीं, 4 × 1 = 4, 6 × 4 = 24, 244/3 पाई। इजी था, केवल फॉर्मूला पुटिंग मेंसुरेशन का इजी क्वेश्चन। आ जाइए, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी टू बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। एसआई का सवाल है, ट्रिक्स मत रटो, कई बार क्या होता है हम ट्रिक रटने लगते हैं, यहां पर ट्रिक से कंफ्यूजन हो जाता है। यही सवाल दो तरीके से आ सकता है, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी टू बिकम 4 टाइम्स, और यहीं पर कभी वो पूछ देता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4 गुना हो, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं कह रहा हूं कि पैसा मेरा 4 गुना हो जाए, यानी मैंने 1 रुपए इन्वेस्ट किया है तो वो 4 बन जाए, यानी इंटरेस्ट कितना है 3, तो ऐसे बिल्कुल फॉर्मूले पर आ जाओ, ट्रिक विक में मत, वहां गलती हो जाती है, वहां पर आपको ये याद देखना पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट है या अमाउंट है, रटना क्यों, फॉर्मूला रट जाते हो, जो भी पूछता है एक ही फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो बेसिक पर चले जाओ, SI बराबर प्रिंसिपल 1 रेट 12 टाइम पता करना है डिवाइडेड बाई 100, तो 3 से गया ये 4 टाइम्स और 4 से गया ये 25 बार, 25 साल आंसर होगा। लेकिन अगर वो यहां पर कहता इंटरेस्ट 4 गुना हो जाए तो सीधे यहां पर 4 आ जाता, 4 से जाता 3 टाइम्स, 100/3 33 1/3 ईयर्स हो जाता। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक पर काम करो, ट्रिक वगैरह से जितना अवॉइड कर सकते हो बचो। अब द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, तो बताइए उसका एरिया कितना हो जाएगा। अब देखो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाए आपको बताना, क्योंकि एग्जाम में मैं तो केवल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे याद है। आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, और वो भी 1-2 साल में आपको एग्जाम क्लियर करना है। अब एग्जाम में कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, मैं कह सकता हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 होता है, और जो हमारा ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर का जो एरिया होता है
वो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। अब यार ये ठीक है, अब एग्जाम में गड़बड़ी क्या होती है, ये 2 ये √3 इंटरचेंज हो जाते हैं। कभी यहाँ पे √3, देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें याद आ सकती हैं, क्योंकि हम याद ये दोनों करते हैं। होती है ना गड़बड़, हमसे भी होती थी अपने टाइम में कि √3 भी दिमाग में आएगा, √2 भी आ जाएगा, इस 2 की वजह से 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, इतने सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो इससे अच्छा बेसिक से ही पकड़ लेंगे, है ना। अभी तो वरना मैं कहता कुछ नहीं है, 15 का स्क्वायर बटा √3 कर दो, 15 × 15 बटा √3 कर दो। कई बच्चे यहां पर भी अटक जाएंगे, अब क्या करना है, अरे ऊपर नीचे या तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो। बट द थिंग इज फॉर्मूला याद रखना। इससे अच्छा बेसिक पर आ जाओ। उसने आपको हाइट दे दी है 15, हाइट क्या होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो यानी a कितना आ गया, यानी साइड कितनी आ जाएगी, साइड आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 2 और नीचे आ जाएगा √3, यानी हमारा एरिया क्या हो गया, √3/4 a²। तो यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, इंटू में 15 × 15 कर देते हैं। तो 4 से 4 चला गया, 3 से गए 5 बार, फिर वही आ गया। कहना ये चाह रहा हूं कि हम सोचे यहां से 10 सेकंड बच जाएंगी, 15 सेकंड बच जाएंगी, बट कैन वी अफोर्ड टू डू दिस क्वेश्चन रॉन्ग। हमें तो यार ये सवाल सही करना है ना, इजी क्वेश्चन है, गलत क्यों कर जाए। ठीक, आगे बढ़िए। कैलकुलेट द HCF ऑफ फ्रैक्शन दिया हुआ है। HCF क्या होता है, अगर एक फ्रैक्शन दी हुई है तो ऊपर वाले का तो HCF मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट जाए। क्या हो जाएगा वो बड़े से बड़ा नंबर, 5 है, 5 ही है केवल, तो 5 आ गया। तो नीचे क्या आएगा, नीचे आए, अब देखो ये हो सकता है, अब ऑप्शन से कर भी सकते हैं बट ज्यादा बड़ी चीज नहीं, इन दोनों में से कोई एक है। तो 7 × 9 = 63, 3 × 1 = 3, तो यूनिट डिजिट 3 होगी, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। अदरवाइज कोई बड़ी चीज है नहीं, 63 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3, 6, 3, 9 और ये 6। ठीक, आ जाइए आगे। कह रहा है अ नोटबुक वॉज सोल्ड फॉर 52 रुपीज विद अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब देखो ऐसा सवाल हमने शायद प्रीवियस या उससे प्रीवियस मॉक में किया है, तो अब उस बेसिक को डिस्कस नहीं करेंगे। प्लीज प्रीवियस 2-3 मॉक देखोगे, आपको स्पीड इंप्रूव होते हुए दिखेगी विद कंसेप्ट्स। तो मैं 30% का फायदा कमा रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट को 52 पर बेचने पर, 55 पर बेचने पर क्या, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 55 कितने परसेंट की वैल्यू है, 100 से अधिक जितनी होगी उतना प्रॉफिट, 100 से जितनी कम होगी उतना लॉस। उसने सिर्फ प्रॉफिट कह रखा है तो ईजी है। प्रॉफिट होता है 30%, यानी ये सीपी का 130% हो गया, 100 + 30, तो 130% की वैल्यू 52 है। तो बतानी किसकी है, 55 की। ठीक है, तो 13 4 × 52, 2 2 × 4 और 2 5 × 10, तो 55 इंटू में 5, 5 5 × 25, 5 5 × 25 + 2 27, 275 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 137.5, तो 37.5, 100 से जितना अधिक है वो प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। आगे बढ़ जाए। अब आ गया पाई चार्ट। क्या कह रहा है, इन द पाई चार्ट व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड सेविंग्स। तो रेंट और सेविंग्स, रेंट पहला वाला है 105 और सेविंग्स सेकंड लास्ट है 50। इसका रेशियो लेना है किसके साथ, एजुकेशन और फूड। एजुकेशन यानी ग्रीन यानी कि 60 और फूड जो है सेकंड येलो 90, तो कितना आ गया 5, ये भी 5, ये 1 डिवाइडेड बाई 0, 9 और 6 15, कितना आ गया 31:30। ऑप्शन नंबर सी। जब A/B और B रेशियो ए हो थोड़ा सा अलर्ट, हाँ हमने सही किया ना, ठीक है। गलती से क्या होता है, ये आया और ये टिक कर दिया। नेक्स्ट, इसे 13% ने किया है, इससे समझ में आ रहा है सवाल अच्छा है ना। एवरेज टाइम 1 मिनट 22 सेकंड लगा है। आ गया ये किसका सवाल, हार्दिक, अ ट्री एंड इतना मीटर टॉल बिल्डिंग मुझे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, समझो। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सवाल को समझ के फिगर बनाना। होता क्या है, यहाँ पर हम कई सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो दिमाग में एक सेट ऑफ फिगर्स हो जाते हैं। यार शायद ये वो कहना चाह रहा है और हम उस फिगर को जानबूझ के जो है उस क्वेश्चन से लिंक कर देते हैं। लेकिन जैसा सवाल कहे वैसा फिगर अगर आपने सही बना लिया तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सवाल सही हो जाए। तो जो कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है हार्दिक एक ट्री और एक 12.5 मीटर लंबी जो बिल्डिंग है वो इस तरीके से पोजिशनड है कि उनके फीट जो है ग्राउंड पर कोलिनियर है, ठीक है। एंड द ट्री इज लोकेटेड बिटवीन हार्दिक एंड बिल्डिंग, द ट्री इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना एंड
डिस्टेंस ऑफ इतने फ्रॉम बिल्डिंग फर्दर द आइज ऑफ हार्दिक एंड ओके, अच्छा सवाल है, लेकिन ना यहाँ पर एक चीज मिसिंग है। अब शायद ये प्रीवियस ईयर हो फिर भी मिसिंग हो इस सवाल में ना एक बात। ये कई बार ऐसा सवाल आया है, कई बार तो नहीं, वैसे 2-4 बार आया है। यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, हिंदी में देख लूं मैं, एक सेकेंड। पैर एक रखी है, ठीक है, हिंदी में भी वो चीज मिसिंग है। वो क्या है? वो ऐसा कहता है कि हार्दिक की आईज, जैसे फिगर कैसे बन रहा है पहले समझो। ये कह रहा है कि यार हार्दिक है, ठीक है, एक पेड़ है, तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि पेड़ थोड़ा हार्दिक से ऊंचा है, ठीक है, ये फिगर में खुद हमें समझना पड़ रहा है, ठीक है, और उससे भी ऊंचा क्या है? ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये पेड़ बीच में। तो यहाँ पर एक लाइन जो है वो जो मिसिंग, उसने ये कह दिया कि सबके पैर जो है जमीन पर एक लाइन में है, लेकिन एक छोटी सी लाइन यहाँ मिसिंग है कि हार्दिक की आंखें क्या होंगी? ये मानो ये टॉप है, अब ये मत कहना सर ये आंख तो सर से नीचे है, तो ये अगर हार्दिक है तो आंख कुछ यहाँ होंगी। डिफॉल्ट मानो आंखें जो है यहाँ पर है, तो वो कहता है कि उसकी आंखें और पेड़ का टॉप और बिल्डिंग का टॉप सेम लाइन ऑफ साइट में है, मतलब जैसे उसका टॉप और वो एकदम टच होते हुए जा रहे हैं। ये एक लाइन यहाँ मिसिंग है। ये सवाल वही कर पाएगा जिसने एक बार ये सवाल देखा होगा कि हाँ यार ऐसे सवाल आया हुआ है, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा लैंग्वेज को भी आपको बारीकी से पढ़ना है। वो कह रहे हैं जो ट्री है वो 4.5 मीटर है हार्दिक से, ये कितना है? 4.5 ये डिस्टेंस, और 18 मीटर है बिल्डिंग से, ये डिस्टेंस 18 बताया है। तो अगर हम यहाँ पर ये पूरा डिस्टेंस लें तो 18 प्लस 4.5 तो ये 22.5 हो गया। हाँ बिल्कुल क्लियर है। वो कह रहा है कि जो आंखें हैं हार्दिक की वो 1.6 मीटर हाइट पर है ग्राउंड से। तो यहाँ पर है ये चीज अच्छा है, वो ये भी कह सकता था, ये भी कहता है कि हार्दिक की हाइट 1.6 है। यहाँ पर तो वो ये कहना चाह रहा है कि ताकि आप ऐसी उंगली ना उठा दो कि सर उसकी लंबाई तो ऊंची हो सकती है, ऊंची है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हार्दिक की आंखें यहाँ पर है, वो ये कहना चाह रहा है। कई बार वो ये भी कहते हैं कि हार्दिक की हाइट इतनी है, तो बाय डिफॉल्ट मान लेना आंखें एकदम टॉप पर है। अब यहाँ ये सवाल कैसे होता है उस चीज को समझेंगे। तो उसने हमने सब कुछ ले लिया? नहीं, ये बच गया है। बिल्डिंग जो है 12.25 मीटर है। थोड़ा सा टाइम लगाते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आगे आ जाए तो आपका छूटे नहीं। यहां पर बेसिकली वो चाहता है कि हम ये लाइन एक पैरेलल ड्रॉ करें इसके, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो दोनों जो ट्राइंगल होंगे उन दोनों में एंगल यही है ना, tan थीटा। या तो ये कह लो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलरिटी से भी जा सकते हैं। अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस के ही पर्सपेक्टिव से जाएं तो ये एंगल थीटा है जो इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम है, ठीक है। सिमिलरिटी लगाओगे तो ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो ये एंगल बराबर हो गया, तो ट्रिपल ए से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो बात एक ही आ जाएगी कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इसी तरीके से बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, बिल्कुल वही चीज जो सिमिलरिटी में होती है। तो tan थीटा बराबर है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो सेम हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस तो मैंने लिख दिया ये p है, और ये बेस कितना है? बेस तो आपने कहा सर ये 4.5 है। ये परपेंडिकुलर कितना है बताओ? ये परपेंडिकुलर तो गलती एग्जाम में हमसे ये हो सकती है कि हम इसे 12.25 ले जाएं, लेकिन ये नहीं है ना भाई। ये 1.6 माइनस होगा ना, इसमें से 1.6 माइनस होगा, ये पूरा 12.25 है तो ये तो कम होगा ना। ये परपेंडिकुलर कितना हो गया? 5। ये एक मिस्टेक हुई होगी कईयों से, ठीक है। तो 12 ये हो गया 6, 11 ये आ गया 10, तो 10.65 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस पूरा रहेगा कंप्लीट, ये और ये बराबर पैरेलल है, तो 22.5। तो डेसिमल से इस डेसिमल को हटा के इस 45 को ना यहाँ पे ले आते हैं, और 45 मुझे दिख रहा है 9। एक बार देख लो, 9 से कट रहा है 5 और 2 7 और 2 9, बिल्कुल कट रहा है। 9 से गया ये 5 बार, और 9 से गया ये कितनी बार? 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। 5 से गया ये आपका 5 टाइम्स, इस डेसिमल से नीचे 2 जीरो ले आओ फटाक से। 5 से कट रहा है 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया? 2.13। क्या एग्जामिनर ने 2.13 दिया है? ना दे तो अच्छा है, दे दे तो बच्चे गलत कर देंगे। तो 2.13 तो ये आया है, इसमें ये जोड़ना पड़ेगा, तो 1.6 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 3 7 और 3, तो 3.73 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चिंटू कह रहा है सर जल्दी कैसे कर सकते हैं? तो चिंटू अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 है। अरे भाई कुछ सवालों में टाइम लगेगा, जो सवाल पहले जल्दी किए हैं
उनका टाइम यहां लगा देंगे। इफ द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज, कई बच्चे रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला याद रखते हैं, बेसिक याद रखो। रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं जिनकी जो साइड होती है वो हेक्सागन वाली ही साइड होती है। तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 96 √3। 6 से क्या है कितनी बार 16 टाइम्स 16 4 जा 64, ए स्क्वायर की वैल्यू 64 है तो ए इज इक्वल टू 8। यही पूछा है ना, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड। ठीक है, आगे बढ़िए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस प्लस दिस। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे बोल देता हूं क्योंकि ये ना कई सारे बच्चों का डाउट होता है, तो यहां 2-3 मिनट लगाएंगे, इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सवाल फर्स्ट टाइम हमने इस मॉक वाली सीरीज में देख रहे हैं, इसके बाद गलती नहीं करेंगे। देखो यार, एक बहुत छोटी सी चीज होती है, जब भी आपको 3 नंबर क्यूब में दिख जाए तो आपको सबसे पहले ये याद आना चाहिए यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये इक्वल टू 0 हो जाती है। कब 0 हो जाती है? पहला केस, इसमें 2 केस होते हैं, या तो ये 0 हो जाए या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। ठीक है, वो आप जानते होंगे। तो अभी जो हम डिस्कस करना है वो इक्वल टू 0 जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। अब यहां पर आप देखोगे कि सर ये तो यहाँ पे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको इसको इससे क्या करना है, कंपेयर करना है। यानी मैं इसे क्या कह सकता हूं, 35 का क्यूब प्लस -60 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब। बात को समझ रहे हो? इसका मतलब ये जो आगे -3abc यही होगा, माइनस का 3 इंटू में 35 इंटू में माइनस का 60 और इंटू में 25। गलती यहां क्या हो गई होगी, कई बच्चों ने ये चीज पकड़ ली होगी। देखो a प्लस बी प्लस सी, अब ये b इज -60 तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाता है। तो बच्चे 3abc मतलब ये या फिर ये टिक कर देंगे। क्यों टिक कर देंगे? नेगेटिव नहीं है ना, तो यानी कल को ऐसे भी आ सकता है, ये मतलब वैल्यू इस तरीके से करके एक और माइनस आ जाए 60, ये यानी यहां पर लिख देगा 85 का क्यूब। तो वो चीज आपको कंपेयर करनी है इसके साथ। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, अब आ जाओ आंसर कैसे टिक करेंगे। हम इतना तो एग्जाम में करेंगे नहीं, यहां पर ये कंपेयर करवाया मैंने, a की वैल्यू 35, b की -60, c की 25। आपने देखा कि इन तीनों का सम 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3abc। लेकिन abc की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में गया तो प्लस का 3abc हो गया, a पॉजिटिव b नेगेटिव c पॉजिटिव, तो ये आ गया माइनस। तो फिर abc की वैल्यू डाल देंगे, ये हो गया 35, ये 60 और ये 25। आपको -60 लिखना है तो आप फोकस करो किस पर, कि 3abc होता है 3 इंटू में 35 इंटू -60, तो अच्छा ठीक है ये हो गया, ऐसे कर लो। अब यहां पर देखो, यानी आंसर तो ये होगा। अब ऐसे कर जाएंगे हम यहां पर, या तो 2 जीरो यहां पर है, 3 जीरो यहां पे, या तो नंबर ऑफ जीरो देख लो, 1 जीरो तो यहां से निकल आएगा। और जीरो कैसे बनता है, 5 इंटू 2, तो 5 तो 2 है लेकिन 2 एक ही है, तो 2 ही जीरो होंगे, यानी पक्का ये करेक्ट है। अदरवाइज फैक्टर देख सकते हो कि भाई फैक्टर कितने हैं, फैक्टर मतलब 3, और यहां से 3 2 6, 9 से कट रहा होगा हमारा ऑप्शन, तो 7 8 8 और 5 13 नहीं कट रहा, यही कट रहा है, क्योंकि डिजिट सम यहां पर डिजिट सम काम कर जाएगा, बट जनरली डिजिट सम हमारा टाइम वेस्ट करवा देता है। तो देखा, जीरो से भी हो गया, फैक्टर से भी हो गया। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, x और y किसी काम को 14 और 21 दिन में कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद x दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, द होल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क बाय x एंड y इन द सेम वे इज। ठीक है, अब होल नंबर ऑफ डेज का मतलब समझ लेना क्या, वो आंसर में देखते हैं। ठीक है, a कर सकता है काम को 14 दिन में और b कर सकता है 21 दिन में। एलसीएम आ गया 42, 14 से गया 3 टाइम्स, 21 से गया 2 टाइम्स, यानी कि एक दिन 3 काम होगा फिर 2 काम होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एक साइकिल बन रही है, जो कि इक्वल टू 2 डेज होगी और जिसमें वर्क हो रहा होगा 5 यूनिट्स। ठीक है, तो 5 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, तो 5 8 जा 40 यानी 8 तो साइकिल्स हो गई, 8 साइकिल्स कंप्लीट, यानी 16 डेज हो गए ये।
तो 40 के बाद 2 यूनिट वर्क बचा। हमेशा देखना कौन स्टार्ट कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर स्टार्ट कर रहा है x, तो ये हो गया आपका सॉरी स्टार्टिंग विद x, अच्छा x और y लिखना था, मैंने a और b लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/3 हो जाएगा, तो यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 16 2/3। अब यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है, देखो होल नंबर ऑफ डेज, गलती से 16 मत कर देना, मतलब 16 पॉइंट समथिंग है ना, तो पूरे ये होल मतलब कंप्लीट कितने दिन हम कह सकते हैं, तो 17 दिन। हो सकता है यहां पर किसी ने सोचा कि सर ये 16.66 है तो 17 हो गया। कभी यहां पर 16 1/3 आ गया तो क्या इसका मतलब 16 टिक करेंगे? नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। बाई चांस यहां पर आ जाता 16 1/3 कैसे भी, तो उस केस में भी याद रखना, उस केस में भी याद रखना 17 ही होगा। कंप्लीट डेज का मतलब भाई 16 दिन में काम खत्म थोड़ा हो पाया, वो नियरेस्ट वो नहीं कर रहा है, वो कह रहा है होल नंबर ऑफ डेज, कंप्लीट डेज हम उसे कितना बोल सकते हैं। हिंदी में देखो क्या कह रहा है, कुल दिनों की संख्या है? हिंदी में वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, एक्स और वाई द्वारा समान तरीके से कार्य पूरा करने में कुल दिनों की संख्या। हिंदी में ये चीज थोड़ा सा लिखा ही नहीं गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। और ये वाली एक छोटी सी बात इंपॉर्टेंट थी, नियरेस्ट नहीं कह रहा है, कंप्लीट डेज कह रहा है। आ जाइए, 3 एंगल दे दिए ट्राइंगल के, पूछ रहा है ये ट्राइंगल कौन सा है। ठीक है भाई, जोड़ दो, सम 180 के बराबर होगा, तो 20 30 40, तो 40x प्लस 10 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 0 से 0 काट दो सारे, सिंप्लीफाई कर दिया, 16, x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x की वैल्यू 4 पुट करते जाओ सब में, देखें क्या बन रहा है। 20 इंटू में 4 80, 80 प्लस 10 80 प्लस 10 90। अगर आपको कभी भी एक एंगल 90 डिग्री मिल गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हमें तीनों एंगल 60 के मिलते तो इक्विलेटरल कह देते, आइसोसेलेस में 2 एंगल सेम मिलते, स्केलर में तीनों एंगल अलग अलग मिल जाए। क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। द एवरेज ऑफ 5 पर्सन इज इंक्रीज बाई 15 kg व्हेन वन ऑफ देम, जिसका वेट 55 kg है, उसकी जगह दूसरा आदमी आ जाता है। तो बताइए जो नया व्यक्ति है उसका वजन कितना है। एवरेज में 3 केस होते हैं, एक होता है रिप्लेसमेंट, एक होता है कुछ चले गए, एक होता है कुछ आ गए। इसमें से रिप्लेसमेंट सबसे आसान होता है। रिप्लेसमेंट में क्या है, आपको बस ये पता करना है कि जो आया उसका वेट ज्यादा है या कम है। तो 15 किलो वजन एवरेज में बढ़ रहा है, यानी आने वाले के पास ज्यादा होगा तभी तो बढ़ रहा है। भाई आप 5 दोस्त हो, सबने सोचा था पार्टी करेंगे संडे को, आज संडे ही है, ठीक है, कि भाई सब ABCD हम ई नाम रख लेते हैं कि सबको ऑन एन एवरेज 50 रुपीज लाने हैं। कोई 10 लाया, कोई 60 लाया, कोई 80 लाया, एवरेज सबके पास 50 था। अब किसी वजह से पापा ने कॉल किया और ए को बुला लिया कि भाई आजा नहीं तो ठुकाई होगी। उसकी जगह बाई चांस कोई दूसरा दोस्त आ जाता है और अब सबके पास एवरेज 100 हो गया, पहले 50 था अब 100 हो गया, यानी वो ज्यादा लेके आया ना, बस इतनी सी बात है। तो अगर उसके आने से वजन बढ़ रहा है यानी कि उसका वजन ज्यादा है, जो गया है उससे, एटलीस्ट उससे तो ज्यादा ही है। तो जो गया था उसका वजन 55 था, तो जो आया होगा वो सबके लिए 15 एक्स्ट्रा लेके आया होगा, तो 15 पंजे 75, तो यानी उसका वजन इतना होगा। 5 + 5 10 कैरी गया 1, 7 और 5 12 और 1 13, 130 kg वजन होगा, खत्म। कोई ऐसे करने की जरूरत नहीं कि 15 इंटू में 5 या 55 इंटू 5 माइनस 15 इंटू -5 इंटू 70, ठीक है, ऐसे कुछ मत करो, बेसिक से ऐसे ही कर जाओ। ये सवाल अच्छा है, ये सवाल आया हुआ सवाल है, ठीक है, ये है SSC फेज 9 का सवाल, ठीक है। ये सिलेक्शन ऑफ पोस्ट क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल 500 kg राइस एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg बट यूजेज अ लेस वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। अगर ये ऐसा सवाल है, अगर पहले देखा होगा तो हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत टेक्निकली जाएं तो ये सवाल गलत भी प्रूव किया जा सकता है, अगर बहुत टेक्निकली चले जाएं तो, बट उतना टेक्निकली नहीं जाएंगे, ठीक है। बता दूं कैसे, चलो वो भी बता देंगे एंड में। ही सेल्स द रिमेनिंग राइस इन द ब्लैक मार्केट एट इतने रुपीज। तो द रेशियो ऑफ ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ द राइस टू द ब्लैक मार्केट प्राइस। पहले मैं समझाता हूं कि भाई ये ऐसा हो जाता है ना, एग्जामिनर अपने दिमाग से सवाल बना लेता है, ठीक है। ये बिल्कुल पूछा हुआ सवाल है, वैल्यूज कुछ 19-20 हो सकती हैं, बट बिल्कुल सेम टू सेम लैंग्वेज है। तो एग्जामिनर ने अपने हिसाब से सोचा, क्या सोचा, वो एंड में पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस तो कितना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द राइस इज 50,
हमें बताना है कि भाई हमें यह पता चल जाए कि उसने ब्लैक मार्केट में कितना राइस बेच दिया। मान लो 10 kg बेचा तो मुझे पता चल जाएगा 3,500 रुपए में उसने 10 kg बेचा, तो रेशियो 350 हो जाएगा। तो बेसिकली अब इसे कैसे करें, 500 kg जो है वो हर बार 1 kg नाप रहा है, तो उसमें से 100 ग्राम बचा ले रहा है, यही तो कहना चाह रहा है ना। तो 1 kg नापेगा एक बार, तो 500 kg 500 टाइम्स, यानी 500 टाइम्स वो 100 ग्राम बचा रहा है। एक बार 1 kg नापता है 100 ग्राम, तो 500 kg नापेगा तो 500 इंटू 100 ग्राम यानी 0.1 kg। इतने kg उसने सेव कर लिए। तो मल्टीप्लाई करोगे, जीरो से डेसिमल उड़ गया, यानी 50 kg उसने सेव किया, यानी कि 3500 डिवाइडेड बाई 50 kg उसने सेव कर लिया। यही उसने ब्लैक मार्केट में बेच दिया 3,500 रुपए में, तो 1 kg इतने का कट जाएगा तो बढ़िया, नहीं भी कटता है तो आपको रेशियो लेना है। तो ये 5 7 जा, तो आंसर कितना आ गया 5:7। कितना आ गया 5:7। ये तो बात हो गई, लेकिन टेक्निकली बात करते हैं कि ये सवाल गलत क्यों था। यार इसमें उसने ऐसा नहीं कहा कि हर बार वो 100 ग्राम को बचाते ही जाए, बात को समझना। अरे कहीं हम ऐसे कर जाए, मतलब 500 ग्राम 500 kg हमारे पास है, हर बार मैं 900 ग्राम नाप रहा हूं, बेचते जाना है। उसने ऐसे तो नहीं कहा कि भाई 500 टाइम्स ही नापो आप, ऐसा कहा। मतलब वो या तो वो कहे कि वो 100 ग्राम को सेव कर लेता है एवरी टाइम, ऐसे कुछ भी नहीं कहा। तो बस एग्जामिनर ने सोचा कि यार हर 100 ग्राम उसका हर बार बच रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई ये कैसे पता चले कि भाई हमें 500 बार ही नापना है, वो दुकानदार 510 बार नाप गया तो ये चीज नहीं कही है। बहुत टेक्निकली आप जाओगे तो इस सवाल को गलत हम प्रूव कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताया। बट ये सवाल देख लिया यार, ज्यादा क्यों एसएससी अब हमने देख लिया है वो बेटर है, क्योंकि ये रिपीट कर देते हैं फिर सवाल को कि भाई सवाल बढ़िया है ना। तो हमें क्या, अपने 100 रुपए भी खर्च करें और वो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं ऐसे ही सोचो। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। द प्राइस ऑफ एन एसी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स बाय इतने %। इट स्टार्टेड विद एन इंक्रीज इन 2004, द प्राइस ऑफ एसी इन 2007 एज कंपेयर टू दैट इन 2004। तो वो हमें नेट चेंज बताना है। क्या बताना है हमें? नेट चेंज बताना है। 16% ने किया, 1.5 मिनट का एवरेज टाइम लगाया। आपने कर लिया था तो ट्राई करो, मतलब आपने अगर ट्राई नहीं किया था मॉक टेस्ट को तो ट्राई कर लेना, अदरवाइज देखते हैं। यहां पर कई सारे बच्चे कहाँ अटक रहे होंगे वो भी डिस्कस करते हैं। वो ये तो या तो ये ले रहे होंगे कि 100 रुपीज की कोई चीज थी। अब ये मान लो कितना, 5 प्लस 3 8, 8/5, 8/5% है तो 8/500 फ्रैक्शन में आ गया। तो 4 से गया ये 2 बार, 4 से गया 25 बार, 25 पंजे 125। तो बच्चे क्या करेंगे 127/125। फिर उसके बाद कम हो जाएगा तो 123/125। फिर उसके बाद 127/125। यही है ना। देखो कितनी बार इंक्रीज या डिक्रीज करना है, ऐसे देखो 2004 और 2007 डिफरेंस देखो कितना हो गया डिफरेंस, 3 इयर्स हो गया। कई बच्चे कंफ्यूज आएंगे सर 2004 5 6 7 है तो 4 साल हो रहा है, क्योंकि 2004 में इंक्रीज हो रहा है। होता है ऐसा कंफ्यूजन, लेकिन ऐसे समझना जब भी ऐसा कंफ्यूजन कभी भी आपको आता है तो ये मानना 2004 और 2007 लिखा है, इसका मतलब आप ये तो मानोगे कि अगर मैं यहां पर कह रहा हूं मई तो ये भी बाय डिफॉल्ट मई मानोगे, दिसंबर तो मानोगे नहीं। तो अब आप देखो 2004 2005 में मई, 2006 मई, 2007 मई, दैट्स ऑल। कंफ्यूजन को वहीं क्लियर कर लो। जनवरी पकड़ रहे हो तो जनवरी पकड़ो, दिसंबर पकड़ रहे हो दिसंबर, कोई भी मंथ पकड़ लो। डन है। तो ये 3 बार होगा, किसी को ये कंफ्यूजन हो तो कई बालक कैसे करेंगे। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 125 से 127, जो आप रेशियो लिखते हो 125 से 127, 125 से 123, 125 से 1। अब लगा यार गए, बिल्कुल गए, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि इसको कब यूज करो, इसको या इसको तब यूज करो। बेसिकली इसी को यूज कर जाओ जब वो आपको पुराना प्राइस दे रहा है और नया प्राइस पूछे। नेट चेंज के लिए कोशिश करो फॉर्मूला की, ये स्टैंडर्ड तरीका है। नेट चेंज अगर निकलेगा फास्ट तो फॉर्मूला से निकल सकता है। ठीक है, तो वहां फॉर्मूले में क्या लिखना होता है आपको, ये 3 इयर्स है तो आपको पहले 2-2 करके सॉल्व करना पड़ेगा। 5 1 5 प्लस 3 8/5, यानी दिस इज 8/5%। फॉर्मूला हम फ्रैक्शन में नहीं लगाएंगे क्योंकि x प्लस वाई फ्रैक्शन को जोड़ेंगे फिर xy/100, उससे बेटर इसे डेसिमल में ले आओ।
तो कितना हो जाएगा 1.6, ठीक है, ये हो गया आपका 1.6। तो एक बार 1.6 पॉजिटिव, एक बार 1.6 नेगेटिव, फिर एक बार 1.6 पॉजिटिव, किन्हीं भी दो को सॉल्व करो, फिर तीसरे के साथ कर देंगे। तो ये x प्लस वाई कितना हो जाएगा 0, माइनस एक्स वाई अपॉन 100, माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो मैंने एक और चीज जो आपको बताई है वो ये है कि जब डेसिमल में होगा, है ना, ये समझो, क्योंकि यार एग्जामिनर क्या करता है, अब ये बहुत कैलकुलेटिव दे दिया और वो आपको यहां से समझ में आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेशन मतलब मैंने 99 सवाल देखे जो इस तरीके से सही हो जाएंगे क्या। अब इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। वैसे एक्स वाई अपॉन 100 करोगे तो 16 का स्क्वायर 256 पे जाओगे, फिर डेसिमल लगाओगे, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम जब x प्लस वाई करेंगे तो पूरा पूरा लेंगे। देखो छोटी चीज है बट वही है ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटे से सेशन में या उस 2 मिनट में एक सवाल के जरिए समझाना मुश्किल रहता है। जब ये पूरा परसेंटेज होता तो आसान होता, मैं या तो एक ऐसे करके चले जाऊं पूरा, या आपको एक पॉइंट समझा जाऊं जो आपको टाइम सेव करेगा। तो आपको दूसरी वाली बात बढ़िया, तो उसको एक बार देखो, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाने में पता होता है बच्चा भाग रहा है बस, अरे सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, जल्दी जल्दी, कुछ सीख जाओ ना कि एग्जाम में जल्दी कर पाओ। तो जब हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई में पूरा डेसिमल को लोगे आप, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल के बाद की चीज को अवॉइड कर सकते हो। चिंटू ने पूछा सर क्यों अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि देखो 0.6 इंटू में फिर 0.6 होगा, फिर डिवाइडेड बाई 100 होगा, तो पॉइंट के बाद की चीज जब 100 से डिवाइड होगी तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हमें तो करेक्ट टू मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेस बताना होता है, तो ये तो इग्नोर हो जाते हैं, बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है जनरली। इस सवाल में और देख लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई, फिर एक्स वाई अपॉन 100, तो 1 इंटू 1 हो गया, अपॉन 100, तो 1 अपॉन 100 कितना हो जाएगा आपका 0.01। फिर जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब इसे इग्नोर नहीं करोगे ना, इस डेसिमल के बाद इसको जोड़ते वक्त तो पूरा करेंगे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.59, सही है। फिर माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो इसको मैं 1 ही मान लूं, तो 1 अपॉन में 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.01, तो ये हो गया 1.58, और ये वैल्यू पॉजिटिव है यानी इंक्रीज, तो 1.58 का इंक्रीज। और ये देखो अप्रोक्सीमेट आ गया, नहीं आ गया। ये फुल प्रूफ टेस्टेड मेथड है। रीजन उसका मैंने आपको ये बता दिया कि जब डेसिमल के मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक्स वाई अपॉन 100 कर रहे हो, तो डेसिमल के बाद की चीज को इग्नोर कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आ जाइए, हाँ वो बात और है कि अब आप कहो कि सर ऐसे हो जाए 1.9 यहाँ हो और 1.9 यहाँ हो, तो हम यहाँ पर देख रहे हो कितना बड़ाई, अब ये गलत प्रूव करने के लिए अगर आ जाए, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस ले आए, तो 1.9 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फिर 2 हो जाएगा। तो एक्स वाई अपॉन 100 करते वक्त 2 इंटू 2 4/100 कर दो। क्या ये बात सही है? इतना क्लोज आज तक आया नहीं है, बट मैं खुद ही बता रहा हूँ गलत करवाने के लिए या ज्यादा डिफरेंस लाने के लिए अपने एक्चुअल आंसर में और इसमें। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आई होप समझ में आई होगी। आगे क्या कह रहा है भाई, इसमें भी 49%। क्यों? अ रिटेलर बाइस 230 चॉकलेट फ्रॉम अ होलसेलर फॉर द मार्क प्राइस ऑफ 207। इसका मतलब क्या कह रहा है कि 230 का सीपी बराबर है 207 का एमपी, ठीक है। आगे कह रहा है कि ही देन सेल्स ईच चॉकलेट एट डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी फिर वो क्या करता है, इन चॉकलेट को 5% के डिस्काउंट पे बेचता है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया। कैसे करोगे, सीपी हो गया यानी 207 और एमपी हो गया 230। इसका मतलब कितने का प्रॉफिट है, प्रॉफिट यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो ले लो आप, कटेगा तो कट जाएगा, नहीं तो रेशियो, यानी 207 रुपए की चीज कितने बेची 230, इंटू में 5% का डिस्काउंट था, यानी इंटू में 95/100, तो 0 से 0 जाने दो, ठीक है। और 23 से चला जाएगा ये कितनी बार, 23 से जाएगा ये 9 बार। अब इस 0 को रख के फायदा नहीं, काट दो, 5 से गया ये 2 बार और 5 से गया ये आपका 19 बार, तो कितना हो गया 18:19, यानी 18 रुपए की चीज कितने बेचनी है 19 में, तो फायदा हो गया कितने का, 1 का। 1 का फायदा कितने पर, 18 पर, तो 100 पर कितना, तो 2 से गया ये 50 बार और 2 से गया ये 9 बार, तो 9 5 45 होता है, तो यही होगा। क्या तो करके देख लो, 5 फिर 50 आ गया, फिर 9 5 45, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, देयर आर 3 मेजरिंग टेप जिनकी मेजरमेंट हमें दे रखी है, तो बताइए
लीस्ट लेंथ दैट कुड बी मेजर्ड यूजिंग एनी ऑफ 3 टेप्स, ओनली 1 टेप, कुछ भी कह रहा है आगे, ठीक है। यानी वो चाह रहा है वो लेंथ बताओ जो इन तीनों से कट जाए, यानी एलसीएम बता दो। एलसीएम शायद निकालने के 3 तरीके हमने लास्ट वीडियो में, ये लास्ट मॉक में डिस्कस किए थे, एक ही यूज करो। 3 कौन कौन से थे? एक तो आप इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखो, वो भी लंबा पड़ता है, फिर या तो ये होता है फिर ऐसे कर दो, है ना। बेस्ट क्या है, आराम से देखो क्या कोई नंबर ऐसा है जो इनमें से 2 को या 3 को काट रहा हो। तो हमने देखा 9 है, तो 9 5 जा, 9 8 जा और 9 9 जा। अब ये आपस में कैसे हैं? कुछ इनमें HCF नहीं, यानी ये आपस में कोप्राइम हो गए, यानी दिस इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 5, 9 इंटू 8 इंटू 5, तो 9 9 जो हो गया 81, 8 5 जो हो गया 40, तो हो गया 0 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, 3240। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वोकेशनल कोर्सेज इन 5 इंस्टीट्यूट ABCD and E. The total number of students enrolled for VC in A is what percentage of total number? यानी पहले C का टोटल कर देंगे और फिर पांचों इंस्टीट्यूट का 2018 का टोटल कर देंगे, उसका रेशियो लेके इनटू में 100 कर देंगे, ठीक है। आ जाओ आराम से करते हैं, सावधानी से। सी 2013 यानी कि 125, 2014 यानी 120 और 2017 की 140। हड़बड़ी में ही गड़बड़ी हो गया और कुछ नहीं है। 2018 का टोटल, 2018 का टोटल, तो 8 और 2 10, 5 और 5 10, तो 20 हो गया, कैरी गया 2, 4 4 8, 2 10, 10 और 6 16 और 4 20, कैरी गया 2, 1 2 3 4 5 और 2 7, तो 700। तो यानी जो भी इसका टोटल आएगा डिवाइडेड बाई 700 इंटू में 100, तो 2 जीरो हट जाएंगे, यानी इसके टोटल को केवल 7 से डिवाइड कर जाना है। 5 4 2 6 2 8, 365/7, तो 7 5 जा 35, 365, फिर कितना आ गया 15, 7 दूनी 14, 52। अप्रोक्सीमेट तो है नहीं, 1 सेकेंड, टोटल सही है 4 2 6 2 8 होता है ना। 7 5 जा 35, फिर 35, 7 5 जा 35। देखो मैंने यहाँ पर जैसे देखा 52 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो 53 हो सकता है, लेकिन सवाल में एक चीज यहाँ बोलना जरूरी है कि अप्रोक्सीमेटली अगर है तब ये हो सकता था, इसलिए हम बच पाए यहाँ पर कि फिर टोटलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। नेट पूछ रहा है ना, x + y + xy/100, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 27, माइनस 12 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 100। क्या 0 काटना चाहिए? बिल्कुल, 5 3 जा और 2 6 जा, तो 10 मिल गया, हटाओ, अब मत काटो, 6 3 18, 1.8, 1.8 माइनस कर दो, यानी 2 माइनस कर दो तो 25, और 0.2 हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तो 25.2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 47% ने किया है, ठीक है, 1 मिनट 13 सेकंड। अब देखो मैं जो आपको बात कह रहा था प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में, कि यहां से जनरली हमें पता चल जाता है कि हाँ यार पूरा नहीं भी कटेगा तो आंसर हमें लेके आना डेसिमल में, ठीक है, अदरवाइज नहीं। A sum of 6000 rupees to be paid back in 2 equal installment. Each installment is to be paid at the end of every year. What is the value of each installment if interest is compounded annually? यानी CI का इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है। रेट कितना है? 2%। 2% का मतलब क्या होता है? 1/50, यानी कि 50 रुपए अगर मैं उधार लूं तो 50 कितना बन जाएगा? 51 एक साल के बाद। अगर वहीं 2 हो तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500, यानी 2500 रुपीज अगर मैं उधार ले रहा हूं तो 2 साल के बाद कितना चुकाना पड़ेगा? 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर कितना होता है? 2601। अगर याद नहीं है तो 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 कैरी गया 1, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। ये वाली बात मैंने किसी मॉक में समझा रखी है स्क्वायर निकालने की। नहीं देखा तो चलो लगे हाथ फटाक से बता दें। पहले सिंगल डिजिट, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 कैरी गया 1, 5 का स्क्वायर 25 और जो कैरी था 1 वो 26, ठीक। आ जाओ, तो यहां पर आपने देखा इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो ये क्या है हमारे? ये हमारे इंस्टॉलमेंट है, इक्वल होने चाहिए। इसको मैं 51 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2601 बन जाएगा। तो यहां भी 51 से करना चाहिए, तो 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने टोटल उधार लिया होता, 5050 रुपए का, तो मैं चुका कितना रहा होता? इसका डबल, 2601 का डबल।
यानी इंटरेस्ट कितना हो गया वो डिफरेंस लेके, कभी इंटरेस्ट पूछ लेता है, कभी पूछता है इंस्टॉलमेंट बताइए। तो यानी अगर मैंने इतने रुपए का उधार लिया है तो मैं इतने रुपए का इंस्टॉलमेंट दूंगा, लेकिन मैंने उधार लिया कितने का है, 6000 का। तो जो 6000 रुपीज है वो 50-50 की वैल्यू है, पर हमें वैल्यू बतानी है 2601 की। 0 से 0 चला गया, 5 से गया ये कितनी बार, 101 बार, और 5 से गया ये कितनी बार, 120 टाइम्स। ठीक है, अब देखो, अब हमने ये भी बात करी थी कि यार अब देखो 100, या तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूं और 101 से काटूं, ठीक है, अदरवाइज क्या मैं यहां पर इसको 101 को 100 मान सकता हूं। ध्यान से सुनिए, हमने बात की थी यार 100 के आसपास नंबर है, अगर 101 को मैं 100 मानूं तो आंसर में 1% का एरर आ सकता है ना, ये एक्स्ट्रा या कम जो भी आएगा। ऐसे 2601 है, तो 2601 है, इसमें अगर मैं एक कम कर दूंगा तो बहुत कम डिफरेंस आने वाला एक्चुअल आंसर में। और जो अब आएगा, आप क्या करो, मोबाइल है आपके पास, 120/101 इंटू में 2601 आंसर लिखो, 2600 आंसर लिखो, बहुत कम डिफरेंस होगा। लेकिन आप इसको ऐसे ही रहने दो, एक बार नीचे 100 लिखो, एक बार 101 लिखो, तो वहां थोड़ा ज्यादा एरर होगा। रीजन समझ पा रहे हो कि आप कितना परसेंट चेंज करो, यहां 1%, यहां तो बहुत कम। ये बात समझ में आई। तो मैंने क्या किया, इसको ना 100 मान लिया और इसको मैंने 2600 मान लिया, बहुत कम हमने डिफरेंस यहां पर लिया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। ठीक है, अब उसके लिए ना जब आप ऐसा अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो आपको एक बार ऑप्शंस भी देखने की 20, 30, 40 दूर हो नंबर। तो ये तो देखो 3500, 3000, 3800, काफी अंतर है। ठीक है, तब करके देखते हैं कितना क्लोज आ रहा है। तो 26, 2600, 26 2 जा 52, 26 1 जा 26 प्लस 5 यानी 31, तो आंसर कितना है 3120। अब हमें ये सोचना है इसके आसपास ही होगा, और अगर हम इसमें भी बात करें इससे बड़ा होगा या छोटा होगा तो उसको समझो। हमने डिनोमिनेटर को क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को छोटा करा। डिनोमिनेटर को आप जितना छोटा करोगे उल्टा हो जाता है, जैसे न्यूमरेटर को छोटा करते हो तो आंसर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर को छोटा करोगे तो आंसर बड़ा होगा, नहीं एक्चुअल आंसर इससे भी छोटा होगा। 3120 से छोटा एक ही ऑप्शन है, देखो 3120 के आसपास है, फिर भी 20-30 का फर्क आ रहा है बस, तो वाली चीज, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज यार ये काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, आप करके देखना। ठीक, तो अप्रोक्सीमेशन रियरली हम यूज करते हैं जहां और कुछ ऑप्शन नहीं है। आ जाइए, एक बोट है, एक रेसर बोट है जो कि रो कर सकती है, यानी चल सकती है इतने स्पीड से स्टिल वाटर में, और रिवर की स्पीड हमें इतनी बता दी है, उसे 40 मिनट लगते हैं किसी एक प्लेस पर जाकर वापस आने पर। तो बताइए वो जो प्लेस है वो कितनी दूर है इनिशियल पॉइंट से। अब यहां पर एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं। कई बच्चे इस सवाल के लिए एक ट्रिक को याद रखते हैं और फिर उनका आंसर कई बार गलत भी हो जाता है, इसलिए कहते हैं ट्रिक को याद रख रहे हो ना तो बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ये सिर्फ इस केस में काम करेगा, ये एग्जैक्ट लैंग्वेज होगी, हर जगह हम उसे अप्लाई ना कर दें। तो ट्रिक होती है इसकी xy अपॉन x प्लस वाई इनटू में टाइम इन आवर्स, ऐसे करके ट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगी। बट अगर हम कंसेप्ट को समझ लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये ट्रिक आई कहां से और इसमें गलती क्या हो सकती है। ठीक है, अब उस कंसेप्ट पर आते हैं, इसको मैं एंड में लिंक कर दूंगा। अब बोट जो है जा कितनी स्पीड से रही है, जाना आना सेम डिस्टेंस कर रही है ना, तो जा कितनी स्पीड से रही है, मान लेते हैं यहां पर डाउन स्ट्रीम है, यहां पर अप स्ट्रीम है, एक डाउन होगा एक अप होगा, तो 22.5 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, ये आपका 20, 30, 35, 35, और रिटर्निंग में क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो यानी जितना डिस्टेंस हम जा रहे हैं उतना ही आ रहे हैं। एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया था, व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है जिससे आप मल्टीपल स्पीड को रिप्लेस कर देते हो सिंगल स्पीड से, जिससे टाइम उतना ही लगता है। तो मैं कहूं एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे एवरेज स्पीड हो जाएगी 2xy, जब इक्वल डिस्टेंस हम जाते हैं, इक्वल डिस्टेंस आते हैं तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो 35 प्लस 10 45, यानी वो इस स्पीड से गया और इसी से आया। उसे टोटल टाइम कितना लगा, 40 मिनट, यानी 40 मिनट, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे डिवाइड कर देंगे 60 से, तो यानी इतना डिस्टेंस वो टोटल ट्रेवल कर रहा है 40 मिनट्स में। स्पीड उसकी ये आ गई,
टाइम 40 मिनट्स, तो इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो ये जाना आने का डिफरेंस है, तो इनटू में हाफ करना पड़ेगा क्योंकि वो वन वे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अगर आप इसे ऊपर के ट्रिक से कंपेयर करो तो यहां पर 2 को हटा दें तो xy अपॉन x प्लस वाई टाइम इन आवर्स, तो ये 2 था, इस 2 से ये 2 कट जाता है। लेकिन एग्जामिनर कई बार ये पूछ लेता है कि बताइए फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट रेसर या रेसर बोट। अब टोटल पूछ रहा है तो जाना प्लस आना पूछ रहा है, वहां ये 2 आएगा। तो इसलिए कंसेप्ट को अगर हम पकड़ लें कि यार ये हाफ कब आएगा, जब वो वन वे पूछ लेगा तब आ जाएगा, नहीं पूछेगा तो नहीं है। तो 2xy अपॉन x प्लस वाई ये। और दूसरा बात, टाइम इन आवर्स, अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा, इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में दे दूंगा और इसको भी मीटर पर सेकंड में दे दूंगा और टाइम वगैरह को मिनट में। अब अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया कि यार इस टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लो, तो आपने सब गलत कर दिया। कुल मिलाकर हम ये मान के चल रहे हैं कि x और y किलोमीटर पर आवर में है, तो ये सारी बातें रटनी नहीं है। बेसिक से जाओगे, क्या यार एवरेज स्पीड निकाल ली, इनटू में टाइम कर दिया, वन में पूछ रहा है तो हाफ, नहीं तो नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे फंसा रहा है, ऐसा नहीं कि मैं एग्जामिनर बनूं तभी, हम जैसे ही सब एग्जामिनर हैं, कुछ नहीं है। सवाल में थोड़ा तिगड़म कर देनी और कुछ नहीं, ये तो पूछ लिया, कुछ अलग पूछ लेते हैं, बड़ी बात नहीं कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, चलो 5 से गया ये 7 बार और 5 से गया ये आपका 9 बार, बस। तो 7 2 जा 14, 140 अपॉन 27, और तो कट नहीं रहा ना, यही है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। अगर y माइनस 1 अपॉन वाई की वैल्यू 6 है तो बताइए y की पावर 4 माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4 क्या होगा। देखो बढ़िया सवाल है, कई बच्चों को ये भी लग सकता है कि यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं है, हो जाता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कई बार हो जाता है कि बालक सोचता है कि यार 6 से पहुंचेंगे वाई स्क्वायर पर, ये क्या y माइनस 1 अपॉन वाई, तो वहां से आ जाएंगे वाई स्क्वायर पर, गिवन का स्क्वायर प्लस माइनस 2 जो भी करेंगे, फिर यहाँ से प्लस माइनस 2 करके यहाँ पर आ जाएंगे, 19 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल गलत है। एक बार आपका क्विक रिवीजन करा दूं कि जो हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, गिवन का स्क्वायर प्लस 2 या माइनस 2, तो वो केवल और केवल कब होता है, जब आप x प्लस 1 अपॉन एक्स से या x माइनस 1 अपॉन एक्स से कहाँ जा सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी कभी भी अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए तो आप x प्लस 1 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करिए किससे, x माइनस 1 अपॉन एक्स से। यानी कि ये जो 1/19 लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये आएगा आपका वाई प्लस 1 अपॉन वाई इंटू में वाई माइनस 1 अपॉन वाई से। ये सारी बस लिख रहा हूं, एग्जाम में ये सारी चीजें आप ओरली ही कर जाओगे जब आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये लिख दिया, एग्जाम में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है, हम करते हैं वैसे। ठीक, जिसको देखना है वो देख सकते हैं। अरे भाई तो ये ठीक सवाल था, बट ये 51 या 52% ने कुछ करेक्ट किया था, बॉर्डर लाइन था। आइए कैसे करेंगे भाई, ये है हमारा 1/19, फिर सबसे पहले क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो गिवन का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, बड़े पे जा रहे हैं तो 2 जोड़ देते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 38, 38, तो ये 19 उसको काटने के लिए था। अब क्या आ जाएगा y प्लस 1 अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई, वहीं से आएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो एक तो हमें 6 गिवन ही है, अब हमें क्या चाहिए y प्लस 1 अपॉन वाई चाहिए, तो इसका जो स्क्वायर होगा और y प्लस 1 अपॉन वाई का जो स्क्वायर होगा उसमें 4 का अंतर होता है, कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका स्क्वायर कितना 36, तो 36 से 4 बड़ा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना 40, तो इसकी वैल्यू कितनी √40, खत्म। अब सॉल्व कर जाओ, 19 2 जा 38, 6 दूनी 12, 40 का मतलब होता है 4 इंटू में 10, तो 4 का रूट आ गया 2, 2 रूट 10, तो 12 2 जा 24, 24 रूट 10, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी के साथ हमारा ये मॉक टेस्ट होता है खत्म। सॉल्यूशन कैसे लगे, डिटेल जो बातचीत हमने करी वो कैसे लगी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, भले वीडियो को शेयर बिल्कुल मत करना।